हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के किसी भी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना होगा वो आज हम इंशाल्लाह फाइंड करने जा रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, स्पेशली उन दोस्तों तक जो कोचिंग क्लासेस जो है वो नहीं ले सकते या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के महंगे अखराजात को बर्दाश्त नहीं कर सके थे। तो ये भी एक किस्म का सदका जारिया है, आप उन तक पहुंचाएंगे, वो आगे पहुंचाएंगे। किसी का हमारे इस लेक्चर से मुस्तकबिल संवर जाए और किसी एक बच्चे का संवर जाए तो मेरी जो मेहनत है वो रंग ले आएगी। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब कि रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सपोज करते हैं कोई भी एक एटम है, कोई भी एक एटम है, उसका जो सेंट्रल पार्ट है इसको आप कह दें न्यूक्लियस। इसे आप क्या बोल दें? न्यूक्लियस कह दें। और इसका जो कोई भी रेडियस है, सपोज ये न्यूक्लियस से किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो आप डिस्टेंस कह दें r। उस डिस्टेंस को आप कौन सा डिस्टेंस बोल दें? r डिस्टेंस बोल दें। और आपको पता है कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस का। और जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है? माइनस का। इस कंसेप्ट को समझना है, इस कंसेप्ट को बड़े अच्छे से समझना है। न्यूक्लियस पे चार्ज प्लस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है? माइनस। और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है? किसी मैस के साथ, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कोई ना कोई मैस होता है, ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग और वगैरह वगैरह। उसका कोई मास है, वो अपने मैस के साथ क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। न्यूक्लियस भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है, तो यहां पर क्या लगी? कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी। यहां पे क्या लगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी। वो जो फोर्स है वो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, कूलम लॉ। कूलम लॉ क्या कहता था कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है जो चार्जेस हैं उनकी प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है उनके दरमियान पाए जाने वाले रेडियस पे। और यहाँ पर आपने पढ़ा था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के। क्या पढ़ा हुआ यहाँ पे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के पढ़ के आए हुए हैं। व्हाट इज द के? एक्चुअली जो के है वो एक कांस्टेंट है, वो इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे। के यहाँ पे क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पर मुश्तमिल होता है। याद रखिएगा यहाँ पर 4 तो कांस्टेंट है, पाई क्या है? वो भी क्या है? कांस्टेंट है। के क्या है? सॉरी, एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है? ये भी कांस्टेंट है। ये तो पाई वो है 3.1, और ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट, इसे हम पढ़ते हैं। ये जो है ये वैक्यूम परमिटिविटी होती है। वैक्यूम परमिटिविटी क्या होती है? वैक्यूम परमिटिविटी। सर यहाँ पे हमें पाई की तो वैल्यू पता लग गई, ठीक है, 22/7 है या 3.1 हो गई। जो परमिटिविटी कांस्टेंट है जिसे आप एप्सिलॉन नॉट कह रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो बच्चे याद रखिएगा, इसकी वैल्यू होती है 8.85। बाज़ बुक में 4 भी लिखा होता है। 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर जूल पर मीटर। ये याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है
कि आपके पास जो परमिटिविटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है, तो वो क्या है 8.85 भी है, बाज बुक में 4 लिखी होती है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 जूल स्क्वायर पर कूलम्ब पर मीटर। यहां तक बात समझ आ गई है? ये किससे आई है? कूलम्ब लॉ। मैं साथ लिख भी देता हूं, कूलम्ब लॉ वहां से आई। यहां तक बात समझ आ गई? अब ये क्या है, उसका तो उसकी अट्रैक्शन है। अब क्या है, वो बॉडी क्या कर रहा है, जो m रख रही है वो इलेक्ट्रॉन है, वो बॉडी जिसका मास m है वो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहा है, दायरे के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। आपने ये भी पढ़ रखा है कि अगर कोई चीज रस्सी के साथ बांधी जाए और उसको क्या किया जाए, घुमाया जाए, तो क्या होता है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है, उस पर एक क्या लग रही होती है, फोर्स लग रही होती है। वो जो फोर्स होती है उसे आप कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, Fc से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी जो वैल्यू है वो होती है mv²/r। ये दो वैल्यूज को अगर आप रट्टा लगा लें तो आपकी की सारी डेरिवेशन क्या हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। एक क्या, कूलम्ब लॉ से जो फोर्स है वो पता होनी चाहिए, दूसरा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फार्मूला पता होना चाहिए। यहां तक बात समझ आ गई है? अच्छा, अगर मैं क्या करता हूं कि ये वाली जो वैल्यूज है इसको अगर मैं इंसर्ट कर देता हूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू बनती है F इज इक्वल टू है 1/4πε0 r², और ऊपर क्या बन जाएगा, Q का स्क्वायर, ऊपर क्या बन जाएगा, Q स्क्वायर बन जाएगा। यहां तक बात, क्यों क्या है, चार्ज है, चार्ज किस चीज का, एक जी प्लस का और एक चार्ज किसका, माइनस का, क्योंकि कूलम्ब लॉ कहता है कि प्रोडक्ट होनी चाहिए प्लस और माइनस का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को जब मल्टीप्लाई किया तो उसे आप क्या कर दें, Q स्क्वायर कर दें। यहां तक बात समझ आ गई है? तो मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिखूं तो बुक में उन्होंने Q को Z से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब Z से कैसे रिप्रेजेंट किया, अगर मैं इसको उसमें चेंज करता हूं तो वो बन जाता है ZE²/4πε0r²। सर Z क्या है जी बच्चे, जो Z है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ZE².E भी लिख सकता हूं, जहां पर जो ZE है ये है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का चार्ज है, वेयर द E इज अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जबकि Z क्या है, यहां पर किसका चार्ज है, न्यूक्लियस का चार्ज। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू है ZE²/4πε0r², भी लिख सकता हूं। याद बात समझ आएगी? ये तो बेसिक कंसेप्ट है, अगर आप इस चीज को समझ लें तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोचिंग क्लासेस के अंदर जो है अपने जो है ड्यूज ज़ाया करें। नो डाउट कोचिंग क्लासेस में फ़ायदा तो है, ऑनलाइन क्लासेस में वो फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये ऑनलाइन जो आपकी क्लास हो रही है इंशाल्लाह ये किसी कोचिंग क्लास से कम नहीं होगी। यहाँ तक बात समझ आ गई है जी? तो बच्चों मैंने जो है आपको अभी दो फार्मूलाज बताए हैं, एक बताया है F इज इक्वल टू है ZE²/4πε0r², जबकि दूसरा सेंट्रीपिटल का आपको फार्मूला बताया फोर्स का, वो क्या हुआ, वो होता है mv²/r, mv²/r। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई आपके पास फर्स्ट, और दिस वन इक्वेशन इज द सेकंड इक्वेशन। अब फोर्स जो है ये इक्वल्स हैं, बराबर है ना, तो मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो मैं कहता हूं mv²/r इज इक्वल टू है ZE²/4πε0r², 4πε0r²। अच्छा ये वाला स्टेप जो है ना वो डायरेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन मैं एक एक स्टेप जो है उसको एक्सप्लेन करके साथ साथ लिखूंगा, तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। हमें क्या फाइंड करना है जी, रेडियस।
हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस। इसका मतलब हुआ कि यहां पर भी आर है, यहां पर भी आर है, मुझे किसी तरीके से आर को सेपरेट करना है। आर को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो मैं कैसे करता हूं जी, ये आर यहाँ पे डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू है जेड ई स्क्वायर डॉट आर, ये आर उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब क्या हुआ जी, ये वाला एक आर इसके एक आर के साथ क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो ये बन जाएगा एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू है जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हुआ। अब आर स्क्वायर नहीं है क्योंकि एक आर कैंसिल हो चुका है, अब आर अकेला रह गया। अब मैंने क्या किया बच्चों, आई जस्ट ओनली हैव टू फाइंड अ रेडियस। सो मुझे आर को अलग करना है, आर यहां पर डिवाइड हो रहा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, डॉट 1 ओवर आर, आर तो यहां पे डिवाइड हुआ, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा आर डॉट एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू है जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। यहां तक बात समझ आ गई। अब जी देखो, एक तरफ मेरा आर आ गया, लेकिन इसके साथ एम वी स्क्वायर है, मुझे क्या करना है, सिर्फ यहां पर आर रखना है। तो थोड़ा सा बच्चे जो है वो गौर करें, आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं क्या करता हूं, उसे वहां से रिमूव करता हूं, तो यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास बना आर इज इक्वल टू है जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एम वी स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय एम वी स्क्वायर। तो बच्चे यहां तक समझ आ गई है कि मैंने क्या करना था, मुझे तो रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस के लिए मैंने आर को क्या कर लिया, अलग करके लिख लिया। तो अब देखें यहां पर थोड़ा सा चेंज होता है, तो उसको आपने कुछ ऐसे याद रख लिया। यहां पर क्या है, एम वी, क्या है, एम वी। आपने पढ़ा हुआ है एंगुलर मोमेंटम, क्या पढ़ा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम। किधर पढ़ा था, बोहर के अंदर, बोहर के मॉडल में आपने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है। एंगुलर मोमेंटम कहता है एम वी आर इज इक्वल टू है एन एच ओवर 2 पाई, एम वी आर इज इक्वल टू है एन एच ओवर 2 पाई। अब देखें ना, दोनों मिलते जुलते हैं, एम वी और एम वी मिलता है, लेकिन आपने क्या करना है, सिर्फ स्क्वायर की वैल्यू को पुट करना है, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर की वैल्यू को पुट करना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको v को अलग करना है। तो मैंने लिखा v इज इक्वल टू है एन एच ओवर 2 पाई एम आर, 2 पाई एम आर। यहां तक बात समझ आ गई है। अब जी मुझे तो चाहिए क्या, आर स्क्वायर चाहिए, सॉरी वी स्क्वायर चाहिए। मेरे पास क्या है, सिंपल वी। मैं क्या करता हूं, इसका स्क्वायर ले लेता हूं। इसका मैंने स्क्वायर लिया तो ये बन जाएगा मेरे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू है एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। यहां तक बात समझ आ गई है, कोई मसला, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास मैंने इस इक्वेशन को कह दिया कि ये वाली मेरी इक्वेशन वो 1 2 थी, इसको मैंने कह दिया ये मेरी इक्वेशन 3 होगी। यहां पर मुझे वैल्यू किसकी आई है, v की। v की वैल्यू इस इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देता हूं, ठीक है। v की वैल्यू क्या करता हूं, इक्वेशन 3 में पुट करता हूं, तो मेरे पास आता है r इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम। वी स्क्वायर की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट की, तो वो बन जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एंड आर स्क्वायर। ऐसी वैल्यू पुट हो जाएगी ना। यहां तक किसी बच्चे को समझ ना आई हो या कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ लें, वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां तक समझ आ गई है। अब क्या हुआ कि इसको जो है मैं नीचे डिवाइड हो रहा है ना इस रकम के साथ, इसको मैं क्या करता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरी ये रकम बन जाएगी r इज इक्वल टू है जेड ई स्क्वायर, r इज इक्वल टू है जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर
4 पाई स्केयर एम स्केयर आर स्केयर ओवर आपके पास बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम। क्या बन जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम और साथ है एन स्केयर एंड एच स्केयर। साथ क्या बन जाएगा? एन स्केयर एंड एच स्केयर। ये हमारे पास अब आ गई इक्वेशन। जी तो बच्चों अब इस इक्वेशन में से जो कटता है उसे काट दें, जो बच जाता है उसे लिख लें। मैं यहाँ पे एक दफ़ा इक्वेशन लिखता हूँ। R इज इक्वल टू है जेड ई स्केयर 4 पाई स्केयर एम स्केयर आर स्केयर ओवर 4 पाई एम एप्सिलॉन नॉट एन स्केयर एंड एच स्केयर। थोड़ा सा ध्यान दें, ये वाला जो 4 है इस 4 से कैंसिल हो गया। ये वाला 1 पाई, ये स्केयर है, 1 पाई से कैंसिल होगा। यहाँ नीचे 1 m है, ये 1 m के साथ कैंसिल होगा। इसके अलावा तो नहीं हमारे पास कुछ बनता जी? जी नहीं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता। तो मैंने फिर क्या किया, इसको इक्वेशन बाकी इक्वेशन लिखी। R इज इक्वल टू है वो बनी मेरे पास जेड ई स्केयर, पीछे क्या बचा? 4 खत्म हो गया, पाई बच गया, 1 पाई बच गया, 1 क्या बच गया मेरे पास? m बच गया और R में आपके पास स्केयर बचा। आपने अब इस इक्वेशन में 4 खत्म है, पाई खत्म है, m खत्म है, पीछे क्या बच गया? एप्सिलॉन नॉट एन स्केयर एंड एच स्केयर। यहाँ तक बात समझ आ गई है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बिल्कुल आपको आसान लगा। सिर्फ क्या करना है, 2 पहले फार्मूले आपने रटने हैं, उनको आपने रट्टा लगा लेना है, वो आप पहले भी पढ़ के आए हुए हो। अब क्या हुआ कि मैंने रेडियस फाइंड करना है, यहाँ पर R आ रहा है, मुझे R एक तरफ लेकर आना है। मैंने R यहाँ में मल्टीप्लाई, इधर आके मैंने क्या कर दिया? डिवाइड किया, तो वो बन जाएगा R ओवर R स्केयर इज इक्वल टू है जेड ई स्केयर पाई एम ओवर एप्सिलॉन नॉट एन स्केयर एंड एच स्केयर। ये इसके साथ कट गया तो पीछे बच गया मेरे पास 1 ओवर R इज इक्वल टू है जेड ई स्केयर पाई एम ओवर एप्सिलॉन नॉट एन स्केयर एंड एच स्केयर। अब चूंकि मेरे पास ये कहाँ पर आ गया? फ्रैक्शन में आ गया, डिवीजन में आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, अगर इसकी मैं डिवीजन ख़त्म करता हूँ तो मैंने लिखा R इज इक्वल टू है एप्सिलॉन नॉट एन स्केयर एच स्केयर ओवर जेड ई स्केयर पाई एम। यहाँ पर फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए मैंने इस रकम को क्या कर दिया? उल्ट दिया। नीचे वाली चीज़ ऊपर चली गई, ऊपर वाली चीज़ जो है वो मेरे पास क्या हो गई? नीचे आ गई। यहाँ तक बात समझ आ गई है? चलें जी आगे बढ़ें। जी तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। R इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है? परमिटिविटी कांस्टेंट है, वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट। n क्या है? नंबर ऑफ शेल। अब देखें ये तो कांस्टेंट है ना, हर चीज के लिए कांस्टेंट है, ये यही रहेगी 8.8 एंड समथिंग 10⁻⁴ जो है -12। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, ये भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻ है 34 जो है जूल, वही आएगी इसकी वैल्यू, इसकी भी चेंज वैल्यू नहीं होगी। जबकि Zd जो है वो यहां पर क्या हुआ? वो भी कांस्टेंट है फॉर किसी एक एटम के लिए। अगर मैं हाइड्रोजन का कह रहा हूं तो हाइड्रोजन के लिए कांस्टेंट है। अगर मैं फॉर एग्जांपल जी कार्बन के लिए कह रहा हूं, कार्बन के लिए तो Zd तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। नंबर ऑफ शेल चेंज होंगे, पाई भी कांस्टेंट है, मैस जो है वो भी यहाँ पर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, लेकिन चेंज क्या होगा? नंबर ऑफ शेल। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, H जो है वो भी कांस्टेंट है, इसी तरह जेड ई स्केयर इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, एम इज कांस्टेंट, लेकिन चेंज क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेल। तो एन मैंने क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया। एन मैंने क्या कर लिया? यहां से बाहर निकाल लिया, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे थे? चेंज हो रहे थे, वो कांस्टेंट नहीं थे, वो कांस्टेंट नहीं थे। चलें जी, ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है? ये इक्वेशन हमें बता रही है कि रेडियस जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? नंबर ऑफ ऑर्बिट के स्केयर के साथ। यहां तक बात समझ आ गई है? यानी कि अगर आप न्यूक्लियस से रेडियस किस तरह बढ़ेगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल के स्केयर के। चलिए इसकी जब हम वैल्यूज पुट करते हैं ना, इन सब की जो हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.529 एंगस्ट्रम इनटू n स्केयर।
इसकी वैल्यूज, इन सब कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो कहता है 0.529 एंगस्ट्रम और n का क्या आता है वहां पर स्क्वायर आता है। यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब व्हाट इज द n? n क्या होता है आपके पास? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ये क्या हो सकता है? n इज इक्वल टू 1 2 3 4, बट इट कांट बी नेगेटिव। इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। बात समझ आ गई है? चलें जी, अगर मैं क्या करता हूं कि इसमें वैल्यूज को पुट करता हूं। मैंने कहा जी अगर मैं रेडियस फाइंड करना चाहता हूं पहले ऑर्बिट के लिए, तो मैंने क्या किया 0.529 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, तो ये बन गया 0.529। यानी कि अगर ऑर्बिट आपके पास क्या आता है 1 है, 1 के लिए आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वही क्या आ जाएगा डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस किस में आ रहा है? एंगस्ट्रम में। किस में आ रहा है? एंगस्ट्रम में। चलें जी, अगर मैं फाइंड करने जा रहा हूं जी r इज इक्वल टू 2, किसके लिए फाइंड करने जा रहा हूं? r इज इक्वल टू 2 के लिए फाइंड करने जा रहा हूं, तो मेरे पास बनेगा 0.529 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा? 2 2 4 बन जाएगा, और ये आपके पास बन जाएगा 2.11। ये कितना आपके पास बन जाएगा? 2.11 एंगस्ट्रम के अंदर आ जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई है? अगर मैं यही वैल्यूज क्या करता हूं थर्ड के लिए फाइंड करता हूं, थर्ड के लिए अगर मैं फाइंड करता हूं तो r इज इक्वल टू है 3, 0.529 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा? 9, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4.71 के लगभग आएगी। तो ये सारे एंगस्ट्रम किस में आ रहे हैं? सारे आंसर किस में आ रहे हैं? एंगस्ट्रम्स के अंदर आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? सारे एंगस्ट्रम के अंदर आपके आंसर्स आ रहे हैं। तो अगर आप देखें कि अगर रेडियस न्यूक्लियस से, यहाँ से मैं डायग्राम बना देता हूँ इस साइड पे, कि अगर आप कहें कि ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये डिस्टेंस r, ये दूसरा है, ये डिस्टेंस r, और ये थर्ड वन है उसका भी डिस्टेंस क्या है? r। इसको मैं कहता हूँ r1, r2, और ये क्या हो गया आपके पास? r3 डिस्टेंस है। तो थोड़ा सा आप गौर करें कि n के स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि इसका डिस्टेंस जो है वो r1 है। न्यूक्लियस से r2 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4 टाइम। न्यूक्लियस से r3 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 9 टाइम। न्यूक्लियस से डिस्टेंस 4 का कितना हो जाएगा? 16 टाइम, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के स्क्वायर का। दूसरे में है तो यानी कि 2 का 4, यानी कि दूसरे के अंदर उसका कितना डिस्टेंस बन जाएगा? 4, और 3 का अगर आप स्क्वायर ले लें तो वो 9। तो इस तरह अप टू सो ऑन आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई है? यहाँ तक कोई आपका उम्मीद है कि कोई मिसकंसेप्शन या कोई क्वेश्चन आपका रहता नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी अगर आपका रहता है तो आप बिला झिझक आप कमेंट बॉक्स में आप जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह एज सुन एज जो है आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है बच्चे कि आपको टॉपिक की जो है वो समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो फिर भी आप पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को आपने उन तुलबा तक जो है वो शेयर करना है जो कोचिंग क्लासेस लेने के काबिल नहीं है, या अल्लाह की तरफ से उनके माली हालात जो है इजाज़त नहीं देते। तो कर भला सो हो भला, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस उम्मीद के साथ कि अगली वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।